अगर आप बहुत अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो ये एपिसोड खास आपके लिए तैयार किया गया है। लास्ट तक बने रहें एंड एंजॉय द शो। मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली है जो विश्व में पहली बार बोली गई है। मैंने सारी वो बातें बोली है अपनी स्पीच के अंदर जो आपने पहले सुन चुका है। बॉडी लैंग्वेज आपका बहुत परफेक्ट रहता है, मतलब आपकी जो देह भाषा है, बॉडी लैंग्वेज वंडरफुल रहती है। वो वैसी आ जाती है कि आप अच्छे से बोल रहे हो, अंदर से बोल रहे हो, लोगों को समाधान दे रहे हो। मेरे को ना आप अचानक नींद में उठाकर खड़ा कर दें 1000 आदमी के सामने और स्पीच शुरू कर तो मैं चालू कर दूंगा। मेरा नाम मुकेश कोठारी है, मैं भीलवाड़ा से आया। बार बार वो के वही लोग आते थे और मेरे को बार बार चैलेंज आता था कि मैं टेंशन में आता था कि यार आज बोलूँगा क्या। ये तो मैंने पिछली बार बोल दिया था। बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी के 7 सिद्धांत होते हैं: सेलिब्रेशन, एप्रिसिएशन, मोटिवेशन, एजुकेशन, डेमोस्ट्रेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन। अभी 25,000 की इनकम पे पहुंचा है और वो 50,000 रुपये EMI वाली कार लेकर आ गया, तो अब वो उसका बिजनेस पे कभी ध्यान रहेगा ही नहीं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हर व्यक्ति का सपना रहता है कि जब वो बोलें तो लोग उसे ध्यान से सुनें। आज हमारे बीच एक ऐसे मेहमान हैं, जब वो बोलते हैं तो लोग हिलते नहीं हैं और एक सपना लेके जाते हैं कि मैं भी उन जैसा वक्ता बनूं। जी हाँ, करोड़ों लोगों के फेवरेट स्पीकर। मैंने जिनसे बहुत कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में, और आपने भी निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखा होगा। आइए मिलकर स्वागत करें। आज फिर हमारे मेहमान हैं डायरेक्ट सेलिंग के लीजेंड श्री मुकेश कोठारी जी, भीलवाड़ा राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो मैंने शुरुआत की सर, वहीं से इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। अधिकतर लोग जानते हैं कि मुकेश कोठारी जी हिंदुस्तान के डिमांडिंग स्पीकर्स में से एक हैं। और हर किसी का सपना रहता है जो वो छोटी मोटी टीम बनाता है कि भाई वो स्टेज पे अच्छा परफॉर्म करे। एक अच्छा स्पीकर अगर बनना है, क्या करें? मुकेश कोठारी जी इतने अच्छे स्पीकर क्यों हैं? क्या ज़बरदस्त बॉडी लैंग्वेज है, वो कहाँ से आती है? कुछ तैयारी करते हैं पहले, कहीं बॉम्बे से कहीं एक्टिंग सीखी है, क्या किया है? एक होता है अच्छा एक्टर और एक होता है अच्छा वक्ता। दोनों चीज़ें अलग अलग है। एक्टिंग प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं और एक फिक्स डायलॉग को बोलकर एक बहुत अच्छी तालियां आप बटोर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छे स्पीकर आपको बनना है तो दिल से बोलना पड़ेगा। और दिल से अगर आप बोलते हैं तो किसी चीज़ से जब तक आप कन्विंस नहीं है तब तक नहीं बोलेंगे। जबकि एक्टर के साथ ऐसा नहीं होता। एक्टर को वो चीज़ भी बोलनी पड़ती है जिससे वो खुद कन्विंस नहीं है और वो हिट भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब आप कोई चीज़ दिल से बोलेंगे और दिल से बोलकर दिल तक पहुँचेंगे तो आप अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। वैसा मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, अभी तक हालांकि ये बोलना नहीं चाहिए, डुप्लीकेट नहीं है और आपको भी नहीं करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में कोई किताब ही पूरी नहीं पढ़ी अभी तक। लाइफ में लोग बाग शुरू से जब हमारी अपलाइन बार बार कहते थे किताब पढ़ो, लेकिन भाई किताब पढ़ने का शौक तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब भी नहीं था, कॉलेज में पढ़ते थे तब भी नहीं था, तभी डायरेक्ट सेलिंग में आए। उससे पहले यूँ समझ लें कि कहीं पर भी हमारा प्राइवेट जॉब भी बहुत अच्छी नहीं मिली। तो मेरा शुरू से ऐसा मानना है कि मैं लोगों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जब लोग मेरे सामने बात करते हैं, लोगों का एंगल क्या है, लोगों के चैलेंज क्या है और लोग किस तरह से अपने चैलेंज को बहुत जीवन में बड़ा मान चुके हैं, उसका समाधान क्या है, तो मैं कोई बात दिल से निकाल कर सामने वाले के दिल में पहुंचाने की कोशिश करता हूं। वो जिस भाषा में सुनना चाहता है उस भाषा में सुनाने की कोशिश करता हूं, तो लोगों को अच्छा लगता है। लोगों को मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली है जो विश्व में पहली बार बोली गई है। मैंने सारी वो बातें बोली है अपनी स्पीच के अंदर जो आपने पहले सुन चुका है, आप पहले सुन चुके हैं। लेकिन मैंने उस एंगल को आपकी दृष्टि से, आपके तरीके से बताया तो आपको समझ में आ गई। तो सदा सत्य बोलो, ये तो सभी बचपन से स्कूल में समझाते ही आ रहे हैं, लेकिन सत्य क्यों बोलो ये तो समझ में नहीं आया। तो जब तक आपको उनका एंगल नहीं समझाओगे तब तक समझ में भी नहीं आएगा। दैट्स ग्रेट सर। इन दिनों सोशल मीडिया पे एक व्यक्ति की रील्स और वीडियो बहुत वायरल हैं, अमर चौधरी, और हमने उनको बुलाया। अद्भुत स्पीकर हैं सर। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से कंटेंट कहाँ से लेते हैं? कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं वो, बहुत अच्छे। तो उन्होंने बोला सर मैं कहीं से कंटेंट नहीं लेता, मैं लोगों को ऑब्ज़र्व करता हूँ, आसपास की चीज़ों को देखता हूँ और उसके आधार पे मौजूदा चैलेंजेस को रिलेट करने की कोशिश करता हूँ।
और उनको जब वो बात कर रहे थे तो आपका नाम मुझे ध्यान आया और मैंने उनको रेफरेंस भी दिया कि कोठारी सर भी ऐसा ही करते हैं। पहले तो बहुत खुशी हुई कि अमर चौधरी जी की आपने बात कही। मेरी जो तलाश है ना वो अब ख़त्म हो गई है। मुझे लगता था कि मैं पृथ्वी पर मेरे जैसा अकेला ही हूँ, लेकिन अमर चौधरी को सर मुझे सुनना पड़ेगा, और आपने ये चीज़ कर मेरी क्यूरियोसिटी को और जगा दिया है कि वो मेरी तरह से सोच रखते हैं। तो निश्चित रूप से गजब के स्पीकर होंगे और मैं 100% इस एपिसोड के शूट होने के बाद उनको सुनने वाला हूँ। एक आम आदमी को अगर वैसी ही ऑब्जर्वेशन करनी है जैसे अमर चौधरी करते हैं, मुकेश कोठारी जी करते हैं, क्या ध्यान रखे वो? ध्यान रखते हैं कि लोगों के सोचने का एंगल क्या है, क्या समझना चाहते हैं लोग बाग, लोगों के मन की जिज्ञासा क्या है, उनके प्रश्न क्या है। वो प्रश्न पूछे उससे पहले उन प्रश्नों का पता लगा लेना, उसकी शक्ल देखकर पता लगा लेना कि मैं अगर ये बोल रहा हूँ तो ये दूसरा प्रश्न कौन सा तैयार करने वाला है। यानी मैं एक चीज़ को रखूँगा तो ये दूसरा प्रश्न क्या करेगा, और ये ऑब्जर्वेशन आपके अंदर आ गया तो आप किसी भी चीज़ को दिल तक पहुंचा देंगे, गहराइयों तक पहुंचा देंगे। और ये धीरे धीरे अनुभव से आता है, एक्सपीरियंस से आता है। इसकी कोई सर्टेन न तो कोई किताब लिखी गई है, न कोई यूँ कोई सोचने का समझने का, मैंने तो अभी तो कोई कोर्स देखा नहीं है ऐसा। ये धीरे धीरे आपको ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है कि मैंने ये पूछा तो सामने वाला आप क्या पूछेगा। बॉडी लैंग्वेज आपका बहुत परफेक्ट रहता है, मतलब आपकी जो देह भाषा है, बॉडी लैंग्वेज वंडरफुल रहती है। वो वैसी आ जाती है कि आप अच्छे से बोल रहे हो, अंदर से बोल रहे हो, लोगों को समाधान दे रहे हो, या उसकी कोई टेक्निक है पर्टिकुलर? नहीं, जब भी आप टेक्निक से करेंगे तो एक्टिंग ही लगेगी पूरी की पूरी, और एक्टिंग ही होती है। जब आप किसी चीज़ को मस्ती में बोलते हो, दिल से बोलते हो, और आप ये नहीं सोचते कि लोग आपको क्या देखेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, उनका क्या रिएक्शन होगा, आप अपनी मस्ती में किसी बात को अपनी मस्ती के रखने के तरीके हैं उसको आप करेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी। जब भी आप आर्टिफिशियलनेस लाएंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा कमज़ोर हो जाएगी। आप किसी चीज़ से कन्विंस हैं तो आप हमेशा आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी। स्टेज पे जाने का थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है अभी, या कुछ नहीं? मेरे को 0.01% भी नहीं रहता, मतलब 0.01 बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब आप समझिए। मेरे को ना आप अचानक नींद में उठाकर खड़ा कर दें 1000 आदमी के सामने और स्पीच शुरू कर, तो मैं चालू कर दूंगा। मेरा नाम मुकेश कोठारी है, मैं भीलवाड़ा से आया हूँ, अपनी स्पीच चालू कर दूंगा। ऐसा फियर नहीं रहा, शुरुआत में ऐसा 101% होता था। सोचना पड़ता था कि यार पिछली बार यहाँ पर क्या बोला था, अब मुझे थोड़ा चेंज करना है। मैं आपको बता दूं कि मुंबई में जब मैंने कारोबार चालू किया, मैं लगातार 46-47 महीने तक लगातार मुंबई में गया, सन्मुखानंद हॉल में सेमिनार लेता था और हर महीने में 3 लेता था। और बार बार वो के वही लोग आते थे और मेरे को बार बार चैलेंज आता था कि मैं टेंशन में आता था कि यार आज बोलूँगा क्या, ये तो मैंने पिछली बार बोल दिया था। तो ऐसा जब आपके पास आता है तो आपको सोचने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, और जितना आप सोचते समझते हैं उतने टॉपिक तो तैयार होते ही जाते हैं, लोगों के एंगल समझ में आते हैं। दैट्स ग्रेट सर। आपका एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और डायरेक्ट सेलिंग में आप चूँकि लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, आपने भी देखा होगा नज़दीक से कि लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ा बिगड़ा रहता है। उनको 5000 आता है तो भी वो चिल्लाते रहते हैं, 50,000 आने लग गया तो भी वो चिल्ला रहे हैं, 5 लाख आ रहा है तो भी बहुत अच्छी स्थितियाँ नहीं हैं फाइनेंशियली। कहाँ लोग गड़बड़ करते हैं? बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी के 7 सिद्धांत होते हैं: द सेलिब्रेशन, एप्रिसिएशन, मोटिवेशन, एजुकेशन, डेमोस्ट्रेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन। ये 7 चीज़ें, उसके अंदर एक पॉइंट है जिसे हम कहते हैं डेमोस्ट्रेशन। यानी जो दिखता है वो बिकता है ना, आपको दिखाना पड़ेगा। प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि इस डेमोस्ट्रेशन में लोग कभी ओवर डेमोस्ट्रेशन कर देते हैं, कभी अंडर डेमोस्ट्रेशन कर देते हैं। यहाँ से उनकी सारी इकोनॉमी सारी गड़बड़ाने लगती है। जैसे एक व्यक्ति अभी 25,000 की इनकम पे पहुँचा है और वो 50,000 रुपये EMI वाली कार लेकर आ गया, तो अब वो उसका बिजनेस पे कभी ध्यान रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसका पूरा दिमाग तो इसमें लगेगा रहेगा कि कार का मैं किस्त कैसे चुकाऊँ। तो वो जीरो पर आना ही है, दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी इनकम तो हो गई 10 लाख रुपए पर मंथ, लेकिन अभी भी वो मारुति 800 वो भी सेकंड हैंड में घूम रहे हैं। तो यहाँ पर आपको परफेक्टली डेमोस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यानी अगर आप जिस लेवल पर हैं वो लेवल नहीं दिख रहे हैं तो भी गड़बड़ है, और अगर आप उस लेवल से ज़्यादा दिख रहे हैं तो भी गड़बड़ है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही है
90% लोग कर्ज में कैसे जाते हैं कि बच्चे की शादी को अच्छा इसलिए करना है कि पड़ोसी के बच्चे ने शादी बहुत अच्छी की या रिश्तेदार ने कि मैं उससे कंपैरिजन करता हूं, चाहे मुझे उधार लाना पड़े, और वहां से सारा फाइनेंशियल आपका मैटर बिगड़ने लग जाता है। आप अपने आप को डेमोस्ट्रेट कीजिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से, और जब आप इस सिचुएशन के हिसाब से करोगे तो उल्टे पुल्टे डिसीजन नहीं होंगे और आप इकोनॉमिकल रूप से हमेशा मजबूत होते ही जाएंगे। तो मेरे कई ट्रेनिंग्स प्रोग्राम रहे हैं, उसके अंदर ये तो हम आसानी से बता देते हैं कि जब आपके पास जो टोटल इनकम आती है उसको आप किस किस तरह से इन्वेस्ट करें, कैसे कैसे डाइवर्सिफाइड सेट में जाएं, तो वो तो समझाना बहुत आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि हमें ओवर डेमोस्ट्रेशन से बचना पड़ेगा। जो है उसे सही तरीके से बताना है, जो है उससे ज़्यादा भी नहीं बताना। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लोग अभी इनकम आना चालू हुई है, 1 महीना इनकम आई है 5 लाख की और वो मर्सिडीज कार लेकर आता है। दिखाना जरूरी है, लेकिन अगर आप मर्सिडीज कार लेकर उसे चलाने की औकात नहीं रखते, है ना, वो घर के कोने में आप पेक रखते हैं, तो ऐसी मर्सिडीज कार लेने का क्या फ़ायदा है। जो दिखाना है वो लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है, कभी भी ओवर डेमोस्ट्रेट नहीं करना है, जो है उसे सही तरीके से बताना है। और ये मैं हमेशा किया है। लोग बाग कहते थे ऐसी कोई वर्ड में कार नहीं बनी है जैसे मैं आज खरीद नहीं सकता, खरीद सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरी लाइफ की प्रायोरिटी है। जैसे मैंने अभी, मेरा मकान है भिलवाड़ा में, वैसे चैनल पे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा होगा मुझे पता नहीं, नुकसान भी हो सकता है, बस आप संभालना। मेरा सपना था कि मेरे को शानदार आलीशान मकान होना चाहिए और वो भी सिटी के बीच में होना चाहिए। सिटी के बीच में ऐसा एक मकान हो, ऐसा मेरा घर हो जिसके अंदर फार्म हाउस की सुविधा भी हो, तो वो सिटी में रखना संभव नहीं था। आउटसाइड में तो सस्ती ज़िंदगी मिलती है। तो मैंने अभी भिलवाड़ा में 25 करोड़ की लागत में अपना एक मकान बनाया जो 40,000 स्क्वायर फीट में है। अभी उसकी मार्केट वैल्यू 50-60 करोड़ रुपए होगी। तो ये कब हुआ, जब पहले मैंने अपने दूसरे गड्ढों को भरा। अगर मैं शुरुआत में ये कर लेता तो मैं अपने बिजनेस में ध्यान नहीं दे पाता। तो बिजनेस में परिपक्व हुआ तब मैंने ऐसे डिसीजन लिए। तो वक्त से पहले डिसीजन मत लीजिए, वक्त को आने दीजिए, वक्त पर डिसीजन लीजिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका सही हो जाएगा अपने आप। बहुत सारे लोगों को ये लगता है सर कि मैं लंबी गाड़ी खरीद लूँगा, बड़ा घर ले लूँगा, उसको देख के मेरी टीम के लोग मोटिवेट होंगे, काम करना शुरू करेंगे। ये कहाँ तक सही है? जो दिखता है वो बिकता है। ये तो ठीक है कि दिखाना पड़ेगा, लेकिन आप दिखाना वो है जो है। इसका मतलब ये है कि जो है उसे सही दिखाओ। पता चला कि 5 लाख की इनकम आ रही है और आपके स्टैंडर्ड से आप 5 लाख के जैसे नहीं लग रहे, तो वो गड़बड़ हो गई। आपको वहाँ तक दिखाना पड़ेगा ना। लेकिन लोग क्या डरते हैं कि अगर मैं बोलूँगा कि मैंने अभी काम चालू किया, मेरे 500 रुपये की इनकम आई है, तो लोग फिर आएंगे नहीं। उसके कहने का तरीका हो सकता है, 500 की इनकम जो है वो भी अट्रैक्टिव हो सकती है। आप ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि सर मैंने अभी काम चालू किया है, मेरी इस महीने 500 रुपये की इनकम आई है, लेकिन मेरी अपलाइन जिसने ज्वाइन कराया उसको सर इस महीने 25,000 आए हैं, और सर उसकी वाली अपलाइन को 5 लाख आए हैं, और उसकी बड़ी वाली अपलाइन को इस महीने का चेक 5 करोड़ का आया है। तो आप ऐसा कर भी अट्रैक्शन बना सकते हैं। लेकिन लोगों को एक फियर होता है, डर होता है कि मैं कम इनकम बताऊंगा तो शायद मेरी टीम में कोई आदमी नहीं आएगा। जबकि हमने तो कभी झूठ बोला नहीं। जब जो इनकम आई है वही बताया। जब 5,000 की इनकम आई तब 5,000 बताया, जब 5 लाख की आई तब 5 लाख बताया। ये अंदर का डर रहता है सर कि लोग मेरे बारे में सोच रहे होंगे, ये बोल रहे होंगे, जबकि शायद लोग ऐसा कुछ नहीं सोच रहे होते हैं। सही बात। उनको इतनी फुर्सत ही नहीं है इन चीज़ों को लेके कि वो आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचें। बस ये मतलब मन के डर ही तो गलत डिसीजन करवाता है। जबकि ऐसा एक आम आदमी कुछ सोचता ही नहीं है। और मैं आपको अच्छी तरह बता दूं कि जब आप पहली बार प्लान बताते हैं ना, तो 90% लोगों को 90% प्लान समझ में नहीं आता। 90% लोगों को 90% जो आपने बताया वो समझ में नहीं आता। उस समय तो केवल आपका कॉन्फिडेंस देख रहा होता है। आपकी बात में से कुछ छोटी छोटी बातें उसको समझ में आती है जो उसको आगे समझने के लिए प्रोत्साहित करती है। बाकी ऐसा पहली बार में कोई आदमी सीख जाए, समझ जाए, ऐसा मुझे पता नहीं है। जब मैं पहली बार डायरेक्ट सेलिंग का प्लान देखा तो मुझे तो केवल स्टोरी समझ में आई थी, बाकी तो कोई एक भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आई थी। लेकिन डिसीजन ऐसे ही होते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है सर, एक व्यक्ति पार्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग को कर रहा है, वो कब निर्णय ले कि अब मुझे फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग में आ जाना चाहिए? जो एडजस्टिंग इनकम है उसकी से डबल इनकम, जो एडजस्टिंग इनकम आपकी है उससे डबल इनकम आपकी डायरेक्ट सेलिंग में आने लग गई है, और फिर आपको बिल्कुल भी उस पुराने काम पर ध्यान नहीं देकर फुल फ्लैश कूद जाना चाहिए, लेकिन सिक्योर होने के बाद। नहीं तो होगा चैलेंज क्या है कि जब अप डाउन्स होते हैं थोड़े सिस्टम के अंदर,
उस समय आप सामाजिक परिप्रेक्ष्य से, घर वालों से, मिलने वालों से सबसे फंस जाएंगे अगर आपने ऐसे डिसीजन ले लिए। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एडजस्टिंग काम है उसमें फुल फ्लैश तभी आना है जब आपकी उस एडजस्टिंग काम से डबल इनकम चालू हो गई है डायरेक्ट सेलिंग। कई बार लोग अति आशावादी हो जाते हैं सर। अभी मान लेते हैं 25-30 हज़ार आने लग गया है, 50 हज़ार उसकी इनकम है जॉब से, उसको लगता है 2 महीने में 50 पे तो पहुंच ही जाऊंगा, मैं जल्दी निर्णय ले लेता हूं। अपलाइन भी कई बार थोड़ा सही गाइड नहीं कर पाते हैं। समय से पहले अगर आपने डिसीजन लिए, यही तो पूरे सिस्टम में यही तो एक चैलेंज है कि समय से पहले लोग डिसीजन ले लेते हैं। मैंने अभी आपको बोला ना ओवर डेमोस्ट्रेट, वो ये है कि 25,000 का अभी चेक है, 50,000 EMI की गाड़ी ले लूँगा क्योंकि अगले महीने मेरा इनकम बढ़ जाएगी। तो ये समय से पहले निर्णय लेना कहते हैं इसको। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो बड़े बिजनेसमैन है वो समय से पहले निर्णय लेते हैं। हर निर्णय का एक समय होता है, उस समय के अनुसार ही आपको निर्णय लेना है, कभी ओवर पे नहीं जाना है, पहले नहीं जाना है। राइट सर। आपकी पूरे देश में टीम है सर। पिछले एपिसोड में हमने बातचीत की थी, आपने बताया था कि हिंदुस्तान के हर राज्य, हर जिला और हर तहसील में आपकी टीम है और बहुत शानदार लीडरशिप आपके पास में है। जब हम लोगों के साथ काम करते हैं सर, कब तक उसके साथ काम करना चाहिए और कब उसको छोड़ देना चाहिए कि इंडिपेंडेंटली वो अपने लेवल पे डिसीजन लेने लग जाए? देखिए, छोड़ने का जो प्रक्रिया ना वो पहले दिन से चालू होती है और आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या चीज़ें सामने वाले को सिखानी है। मैं आपको बता दूं कि मैंने आज तक शुरुआती कुछ गलतियों को छोड़कर कभी भी किसी को ज्वाइनिंग कराया है तो मैंने अपना उसका फॉर्म भी मैंने नहीं भरा। मैं उसको डे 1 से कहता हूँ भाई ये तेरा फॉर्म पकड़, ऑनलाइन, ऐसे अभी तो ऑनलाइन है, उस समय फिजिकल भरे जाते थे, ये फॉर्म को भरो। वो कहा मैं तो नया हूँ, मैं भरना नहीं आता। मैंने कहा मैं खड़ा हूँ ना पास में, कहाँ चिंता कर रहा है, कोई गलती होगी तो मैं तुरंत रोक दूंगा, यहाँ क्या भरना है वो मेरे से पूछता था। और पहली बार वो अपना फॉर्म भरने के लिए जो भी प्रश्न करता था वो मैं उसको समझा देता था। उसके बाद मेरे से वो कभी भी किसी का फॉर्म भराने के लिए नहीं आता था। ये पूरा सिस्टम डुप्लीकेशन का है। जो काम करना नहीं है करके बताना है। और एक बार अगर आपने काम करवा लिया तो उस काम के लिए तो वो कभी नहीं आएगा। डायरेक्ट सेलिंग की कोई शॉप खोलनी है, उसे पिकअप सेंटर खोलना है, तो मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया कि मैं तेरा ये काम करा दूंगा। ये काम कैसे होता है ये बता दूंगा। और एक काम को मैं किसी को एक बार बता देता था तो दोबारा वो मेरे पास नहीं आता था। इस वजह से मेरी टीम में कोई चैलेंज नहीं है। अगर मैं देखूँ मेरी टीम में मेरे से ज़्यादा दिमाग वाले आदमी, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी टीम में काम करते हैं क्योंकि उनको वो सब कुछ आता है जो मुझे आता है। और सिस्टम की सबसे खास बात है, आपको जो आता है वो सब टीम को बता दो, आप टेंशन फ्री। जब हम किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं सर, अक्सर देखा जाता है और इंटरनेशनल डाटाज भी ये बताते हैं कि ज़्यादातर लोग पहले महीने में ही डायरेक्ट सेलिंग को क्विट कर देते हैं या तो छोड़ देते हैं या उनको लगता है कि यार नहीं मेरे से नहीं होगा ये। तो शुरुआती 1 महीने में क्या क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए एक नए एसोसिएट बायर के साथ काम करते हुए? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और वास्तव में यही सिस्टम है कि शुरुआती 1 महीने में वो जितने रिजेक्शन झेल चुका होता है उसे लगता है कि यार ये कुछ पर्टिकुलर परसेंट लोगों का ही सिस्टम है जिसको ये कर सकते हैं, मेरे जैसे आदमी के लिए नहीं है। वो रिजेक्शन क्यों झेलता है? क्योंकि उसे सारी चीज़ को पता ही नहीं है। सामने वाला का कोई ऑब्जेक्शन है, उस ऑब्जेक्शन को वो हैंडल ही नहीं कर पा रहा, तो रिजेक्ट करेगा ही करेगा सामने वाला। तो शुरुआती 1 महीना अगर किसी को आपने ज्वाइन कराया तो उसके कंधे से कंधा मिलाकर साथ में काम करना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं वो ऐसे व्यक्ति के पास अकेला ना चले जाए। जब भी वो किसी को प्लान बताने जाए, प्लान शो करने जाए, तो 1 महीने तक आप उसके साथ रहेंगे। और वो जिस भी व्यक्ति के पास रखता है तो उसको अगर आप प्लान बताते हैं तो वो लगातार 30, 40, 50 प्लान आपके देख लेंगे, तो वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में माहिर हो जाएगा। फिर आपसे छोड़िए तो वो टिका रह जाएगा, नहीं तो शुरुआती 1 महीने में गायब हो जाएगा क्योंकि उसे लगेगा कि यार मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा, मैं तो मूर्ख हूँ इसलिए मैं समझ गया, मेरी बात तो कोई दूसरा समझ ही नहीं रहा। सर, आप 25 साल से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और समय के साथ साथ इंडस्ट्री के चैलेंजेस बदलते रहते हैं। एक समय चैलेंज था कि डायरेक्ट सेलिंग को कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं था, अब डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए हैं। लेकिन मौजूदा समय में भी क्या आपको डायरेक्ट सेलिंग के कुछ चैलेंजेस दिखते हैं? अगर वो चैलेंजेस हैं तो आपकी नज़र से उनका समाधान क्या हो सकता है? चैलेंजेस तो जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक कोई ना कोई चैलेंज हर सिस्टम का ही रहेगा।
तो बात चैलेंज की नहीं है, चैलेंज का निराकरण कैसे हो रहा है उसको समझना पड़ेगा। आज के 25 साल पहले जब हम डायरेक्ट सेलिंग करते थे या शुरुआत हमने की थी, तो और उसका नतीजा ये था कि जब समाज में लेकर जाते थे तो डिफ्रेंशिएट करने के तरीके नहीं थे और इस वजह से आम आदमी की धारणा ही अलग थी। अभी भी डायरेक्ट सेलिंग को दुनिया के वर्चस्व वाले लोग बहुत अच्छा नहीं मानते। उनको लगता है कि ये एक पर्टिकुलर तरह के लोगों का ही काम है, सारे लोगों का काम नहीं है। और ये धारणा एक दिन में नहीं बदलेगी। जैसे मैंने पिछले फर्स्ट एपिसोड में भी आपको बोला था कि आज के 75 साल पहले फिल्मों को भी तो थोड़ी ऐसी सामाजिक मान्यता मिल गई, लेकिन हम एक रनिंग प्रोसेस में सही तरीके और सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। धीरे धीरे नेताओं को पता चलेगा, अभी गाइडलाइन आ गई, रूल्स आ गए, कानून आ गए, बड़े बड़े नेता लोग आएंगे, यूनिवर्सिटी में कोर्सेज होंगे, तो ये प्रोसेस है, इसके थ्रू धीरे धीरे होने ही वाला है। बस हम उन्हीं दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम इस दुनिया को छोड़ने से पहले ऐसा परचम चाहते हैं कि लोग बाग जैसे फिल्मों में आने के लिए तरसे ना, उस तरह से वो गर्व के साथ बोले कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। वो होगा और 101% होगा। आप अक्सर बोलते हैं अपनी मीटिंग्स में कि एक समय आएगा कि जब एक लड़की के पिता की पहली चॉइस डायरेक्ट सेलिंग का लीडर होगा। कितना समय इंतजार करना पड़ेगा सर? देखो, मैं तो पंडित नहीं हूँ और किसी तरह का मैंने कोर्स किया नहीं है, तो मैं तो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता डेट क्या है। मैं ये बता सकता हूँ कि ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस में 101% होगा। आज के 25 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग की सोच और अभी में फ़र्क तो पड़ा है ना जी। ठीक उसी तरह ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर से धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। बस यही है कि वो जो गलत कंपनियां जो इधर उधर लूट पूट करती है, उन पर कितने अच्छे तरीके से सरकार के कंट्रोल होते हैं और हम डायरेक्ट सेलिंग को कितने अच्छे एथिक्स से करते हैं, कितनी एथिकल कंपनियां आती है, कितने एथिकल लीडर सिस्टम में काम करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कितनी ज़्यादा कामयाबी डायरेक्ट सेलिंग से आती है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। डायरेक्ट सेलिंग में बड़े बड़े कामयाब लीडर हो गए और हर सिटी में एक एक दो दो अगर हेलीकॉप्टर वाले या प्लेन वाले हो गए, तो देखिए धीरे धीरे सब चीज़ें चेंज हो जाएगी। अभी जो सब लोग गालियाँ देते हैं, कल सब लोग सम्मान की निगाह से देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग की छवि को बेहतर बनाने के लिए एक आम डायरेक्ट सेलर जिसकी थोड़ी समझ है, कुछ समय से काम कर रहा है और जिसका अंदर का दर्द है कि नहीं मैंने इंडस्ट्री की छवि को सुधारने में अपना योगदान देना है, वो किस तरीके से योगदान दे सकता है? पहले तो सबसे पहले छीना झपटी होती है ना डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि एक कंपनी और दूसरी कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर आपस में अपने आप को यूँ समझ लो दुश्मन समझते हैं। बेसिकली वो भाई हैं, कज़न के, फादर सबके अलग अलग है, लेकिन वो सब फादर जो है आपस में सब एक हैं। इस तरह से हम डायरेक्ट सेलिंग है हमारी एक परंपरा है, तो छीना झपटी ख़त्म करें। दूसरा, फ्रॉड को बिल्कुल सिस्टम में आने ही नहीं दें। अगर कोई गलत करता है तो उसे तुरंत रोकना है। और आप लोगों का, आपका खास तौर से प्रयास है चैट विद सुरेंद्र बस के थ्रू, या फिर आप डायरेक्ट सेलिंग की बड़ी बड़ी एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत एक्टिवली आपने काम किया है और ये सराहनीय प्रयास इसलिए है क्योंकि हमें इन कंपनियों के नाम से हटकर सोचने की ज़रूरत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो एक एक करके अगर हम सब लोग इकट्ठे होते हैं और इसकी छवि को सुधारने के लिए गलत लोगों को इंटर नहीं होने का मौका नहीं दें, बिल्कुल खुलकर अपोज करना चाहिए। कोई गलत करता है तो तुरंत उसे रोकना चाहिए, उसकी शिकायत भी करनी पड़ी तो करना चाहिए। कभी कभी सोचते हैं कि यार आग उधर लग रही है, हम क्यों बुझाएं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे सिस्टम को बहुत कोलैप्स करने वाली है। तो गलत चीज़ों को रोकना, गलत चीज़ को प्रोत्साहित नहीं करना, सही चीज़ों को हमेशा अप्रिशिएट करना, और लगातार ये काम करते रहेंगे तो ये सारे चैलेंज खत्म होने वाले हैं आने वाले समय में। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच कोठारी सर, आपके डायरेक्शंस के लिए, आपके विजडम के लिए। और आप जैसे लोगों ने कीर्तिमान बनाए हैं, लोगों को प्रेरित किया है और धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। और जैसे आपने उम्मीद जताई कि अगले कुछ सालों में परिस्थितियाँ बदलेंगी और डायरेक्ट सेलिंग लोगों की फर्स्ट चॉइस रहेगी, तो हम भी वैसे ही उम्मीद करते हैं और इस चैनल के माध्यम से भी थोड़ा सा वही प्रयास करते हैं कि लोगों को ये बताएं, ये दिखाएं कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग किस प्रकार से कामयाब हैं, न केवल मात्र वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, अभी तो उनकी सोच में किस प्रकार का बदलाव आ रहा है। तो उसी प्रयास में आप जैसे जब लोग आते हैं सर, तो हमारा हौसला बढ़ जाता है। तो एक बार फिर सभी व्यूअर्स की तरफ से दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो ये थे मुकेश कोठारी जी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लीजेंड हैं,
पूरी इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा मान और सम्मान है। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।